समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का जो स्टेटमेंट अखबार में प्रकाशित हुआ था उसमें उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं के लिए किसी तरह के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं की जाएगी और प्रश्न पत्र में चॉइस ज़्यादा दी जाएगी, 2 घंटे का पेपर होगा। इस तरह की कई तरह की बातें आज अखबार में पढ़ने को हमें मिली है। पिछली कक्षाओं में जो ऑफलाइन मोड में थी, फिजिकली हुई थी, उनमें समाजशास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो लगभग अपन ने पूरा कर लिया था। एक अंतिम 1-2 अध्याय बचे थे जिनमें सामाजिक परिवर्तन का अध्याय अपना चल रहा था। तो सामाजिक परिवर्तन के अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद में अपन जो 1-2 छोटे टॉपिक हैं उनको करके सेकंड पेपर शुरू करते हैं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचने के लिए जो गाइडलाइन जारी की हुई है उन सब का पालन कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। जैसा अभी विश्वविद्यालय के वीसी ने ये कहा है कि अब की बार प्रमोट करने की अभी तक इस तरह की कोई योजना नहीं है, तो संभावना ये है जैसे ही ये कोरोना की जो बंधन है वो ढीले होंगे, परीक्षाएं होनी चाहिए। तो आज हम बात करते हैं जो टॉपिक अपना बीच में चल रहा था सामाजिक परिवर्तन का। उसमें हम बात कर चुके थे सामाजिक परिवर्तन क्या है, गतिशीलता क्या है, सांस्कृतिक विलंबना की हम बात कर चुके हैं। हमने ये बात करी थी कि समाज में संस्कृति के 2 भाग होते हैं, एक को हम भौतिक संस्कृति कहते हैं, एक को अभौतिक संस्कृति कहते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया में अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है और इस पिछड़न को सांस्कृतिक विलंबना का नाम दिया था ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशियल चेंज में। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हमें बात करने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की। अपने पाठ्यक्रम में सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की हुई है। एक रैखिक सिद्धांत है और दूसरे हैं चक्रीय सिद्धांत। रैखिक सिद्धांतों में जिनकी चर्चा की जाती है, या हम कहें रैखिक सिद्धांतों में जिन सिद्धांतकारों के सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाता है वे ऑगस्ट कॉन्त, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, हॉबहाउस आदि लोग हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की हम बात करेंगे। पहले हम ये देखें कि रैखिक और चक्रीय सिद्धांतों में मूलभूत अंतर क्या है। रैखिक सिद्धांतों में परिवर्तन की गति एक के बाद एक स्तर की तरफ चलती है और चक्रीय सिद्धांतों में परिवर्तन की गति एक के बाद दूसरे बिंदु पे चलते हुए वापस लौटकर पहले वाले बिंदु पर ही आती है। चक्राकार क्रम में चलती है और इस चक्राकार क्रम में उनमें कुछ बदलाव आता जाता रहता है। जबकि रैखिक सिद्धांत में हम ये कहें कि लगभग एक सीधी या जिगजैग रेखा में वो परिवर्तन आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से चक्राकार में परिवर्तनों के स्तरों में वापस लौटने की चक्रीय क्रम की बात कही गई है वैसे रैखिक में नहीं की जाती। कार्ल मार्क्स ने जो अपना सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत आर्थिक परिवर्तन पर आधारित है। आर्थिक पक्ष को ध्यान में रख के उन्होंने बात कही है। पहले भी अपन ने चर्चा की है सामाजिक स्तरीकरण में भी कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रारंभ ही इस बात से किया है कि आज तक के इतिहास में जितने भी समाज अस्तित्व में रहे हैं उन सब का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये वर्ग संघर्ष ही समाज को
बदलने के लिए प्रेरित करता है या मजबूर करता है। उन्होंने समाज में दो तरह के संबंधों की बात कही है, उत्पादन का प्रकार और उत्पादन के संबंध। ये उत्पादन के संबंधों में अगर कोई बदलाव आता है तो वो उत्पादन के प्रकार भी बदलते हैं, और उत्पादन के प्रकार जैसे बदलते हैं तो समाज में बदलाव आता है। मार्क्स अपनी पुस्तक में ये कहते हैं कि जब हाथ से चलने वाली चक्की थी तो वो सामंती समाज व्यवस्था को प्रतिनिधित्व कर रही थी, और जैसे ही हाथ से चलने वाली चक्की का स्थान भाप से चलने वाली चक्की ने लिया तो पूरी समाज व्यवस्था में जो सत्ता है वो सत्ता पूंजीपति वर्ग के हाथ में या उस उद्योग के स्वामी के हाथ में आ गई। तो एक तरह से औद्योगिक समाज या पूंजीवादी समाज का अस्तित्व देखने को हमें मिला। तो जिस तरह से उत्पादन के संबंध बदलते हैं वैसे ही समाज में परिवर्तन आता है। तो कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसा ही समाज होगा। आर्थिक स्थितियां समाज की इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अधोसंरचना हैं, जबकि दूसरी जो है सामाजिक राजनीतिक स्थितियां हमें दिखाई देती हैं वो समाज की अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर है। तो समाज की जो नींव की ईंट है वो अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था ही ऊपर बनने वाले कंगूरे को निर्देशित करती है, निर्धारित करती है। तो ये कार्ल मार्क्स ने उनके सिद्धांत में कहा था कि संक्षेप में हम ये कहें, किसी भी समाज की आर्थिक व्यवस्था उस समाज की स्थिति को निर्धारित करती है। जैसे जैसे आर्थिक संबंधों में बदलाव आता है समाज में भी परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन कार्ल मार्क्स के अनुसार अवश्यंभावी है। वो ये कहते हैं कि एक दिन जब सर्वहारा का अधिनायकत्व होगा, वह उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व कर लेगा, तब पूंजीवादी समाज का खात्मा होगा। और ये सर्वहारा का अधिनायकत्व की स्थिति कुछ समय के लिए रहेगी, संक्रमण काल के लिए रहेगी। उसके बाद में समाज में एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन व्यवस्था की स्थापना होगी। तो वर्तमान जो पूंजीवादी समाज है उसको वो अस्थायी मानते हैं, परिवर्तन को अवश्यंभावी मानते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये परिवर्तन जो पूंजीवादी समाज जिस शोषण की व्यवस्था पर आधारित है उसी के कारण से ये परिवर्तन होना है। अर्थात पूंजीवादी समाज का खात्मा उसके मूल में ही निहित है। तो ये बात हम पहले सिद्धांत के संदर्भ में करें, कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया है उसके आधार पर हम कर सकते हैं। दूसरी हमने बात करी थी रैखिक सिद्धांतों में। हम ये भी बात करें कि कुछ लोगों ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की है, इसको आर्थिक निर्धारणवादी समाज बताया है, और इनमें मुख्य रूप से मकीवर एवं पेज है। मकीवर पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहते हैं कि कार्ल मार्क्स एक तरफ ये कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, और जिस व्यवस्था को, जिस संरचना को जिन इंग्रेडिएंट्स ने बनाया है वो ही उसको आगे चलकर ख़त्म करते हैं। तो परिवर्तन अवश्यंभावी है। फिर आगे चलकर मार्क्स ये कहते हैं कि एक ना एक दिन वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज बनेगा, उसके बाद में क्या होगा, परिवर्तन होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर कार्ल मार्क्स चुप रह जाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि वर्ग विहीन समाज के बाद में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कह के उन्होंने उनके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवादी या एक पक्षीय, एक कारक ये सिद्धांत, मोनो कैजुअल अप्रोच वाला सिद्धांत उन्होंने कहा है। कि मकीवर और पेज ये भी कहते हैं कि समाज में ऐसा भी देखने में आया है कि आर्थिक कारणों से ही नहीं अपितु धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से भी परिवर्तन हुए हैं, जबकि मार्क्स ये कहते हैं कि परिवर्तन केवल आर्थिक कारणों से है। तो इस आधार पर उनकी आलोचना हुई है। दूसरे रैखिक सिद्धांतों में हम बात करें ऑगस्ट कॉन्त की पुस्तक का नाम है पॉजिटिव फिलोसफी।
कॉन्त ने सामाजिक परिवर्तन का त्रिस्तरीय नियम दिया है और उन्होंने ये कहा है कि समाज में एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा स्तर आता है। सर्वप्रथम व्यक्ति किसी भी स्थिति की व्याख्या धार्मिक कारणों से करता है, उसको उन्होंने धार्मिक स्तर कहा। उसके बाद में जैसे जैसे विकास और परिवर्तन के दौर में वह आगे बढ़ता है, वह उस वस्तु के गुणों के आधार पर उसकी व्याख्या करना प्रारंभ करता है, जिसको उन्होंने तात्विक अवस्था कहा या तात्विक स्तर कहा। तीसरा स्तर समाज का वो मानते हैं वैज्ञानिक स्तर। इसमें व्यक्ति तर्क और कार्य और कारण के संबंधों के आधार पर स्थितियों और वस्तुओं की व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो कॉन्त ये कहते हैं कि समाज की प्रारंभिक अवस्था धार्मिक अवस्था थी, उसके बाद में उसकी तात्विक अवस्था आई और तीसरी अवस्था वैज्ञानिक अवस्था की बात वो करते हैं। तो इस हिसाब से एक के बाद में दूसरी अवस्था के परिवर्तन की तरफ, सीधी रेखा में परिवर्तन की तरफ कॉन्त बात करते हैं। तीसरा रैखिक सिद्धांतों की बात हम करें तो हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। स्पेंसर ने जीव विज्ञान में जिस तरह से सावयवी विकास की बात करी थी, सावयवी परिवर्तन की बात की हुई थी, वैसे ही जीव विज्ञान के सावयववाद को उन्होंने समाज पर लागू करने का प्रयास किया। वो ये कहते हैं कि समाज में सरल से जटिल की तरफ परिवर्तन होता है। संस्थाएं पहले सरल होती हैं, उसके बाद में धीरे धीरे वे विभेदीकृत संश्लिष्ट होती होती जटिल होती हैं। तो सरल से जटिल की तरफ परिवर्तन की बात वो करते हैं। तो ये तो थे रैखिक सिद्धांत। अब हम अगली जो हमारी वर्चुअल कक्षा होगी, उस वर्चुअल कक्षा में हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों की। धन्यवाद।